नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। किसी देश में सत्ता परिवर्तन होता है तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और व्यवस्थाएं बदलती हैं और नीतियां बदल जाती हैं। उसका असर एक देश के दूसरे देश के साथ होने वाले संबंधों में पड़ता है। दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायल की सत्ता में वापसी कर ली। लिकुड पार्टी के नेता बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को इजरायल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। बेंजामिन नेतन्याहू के दोबारा इजरायल के प्रधानमंत्री बनने पर भारत इजरायल रणनीतिक संबंधों को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। नेतन्याहू भारत और इजरायल के बीच मजबूत संबंध के पक्षधर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र नेतन्याहू ने दक्षिणपंथी सहयोगियों के साथ संसद में आसान बहुमत हासिल करने के बाद छठी बार सरकार बनाई। इसके साथ ही देश में राजनीतिक अस्थिरता समाप्त होने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। गौरतलब है कि 2019 के बाद से यहां 5 आम चुनाव हो चुके हैं। लिकुड पार्टी के 73 वर्षीय नेता दूसरे इजरायली प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने जनवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। मोदी ने भी जुलाई 2017 में इजरायल की ऐतिहासिक यात्रा की थी और वो ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच दोनों की केमिस्ट्री जो है वो चर्चा का विषय बन गई। चुनाव के दौरान उनकी लिकुड पार्टी के प्रचार अभियान में जिन तस्वीरों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया गया उसमें एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की थी। नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले नेता बन गए। पीएम मोदी ने जब इजरायल की यात्रा की थी तब नेतन्याहू साए की तरह उनके साथ खड़े नजर आ रहे थे। इस तरह का सम्मान इजरायल में आमतौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति और पोप को लिए आरक्षित होता है। मोदी का इजरायल यात्रा जो मोदी की थी दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों का विस्तार करते हुए उसे रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। तब से दोनों देश अपने संबंधों को ज्ञान पर आधारित साझेदार पर केंद्रित किए हुए, जिसमें मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने सहित नवाचार और अनुसंधान में सहयोग शामिल है। इजरायल के साथ भारत के संबंध स्थिर और मजबूत रहे। मौजूदा नेतृत्व के साथ भी I2U2 यानी भारत, इजरायल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात के रूप में आगे की प्रगति के स्पष्ट संकेत दिख रहे हैं और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल यह है कि कितना मजबूत होगा भारत। एक दोस्त और है जिसको लेकर हमेशा हम कसीदे गढ़ते रहे और जिस पर हमें हमेशा सबसे ज्यादा भरोसा रहा है और वो है रशिया। इजरायल अमेरिका का दोस्त है। तो ऐसे में भारत जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है, अपनी नीतियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों के साथ एक भरोसा कायम कर रहा है, उसमें मजबूती तो आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ कई चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। सुरेश गोयल पूर्व राजनयिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र ओझा सामरिक मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। नमस्कार। जितेंद्र जी, अक्सर हम लोग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सत्ता परिवर्तन जो है वो कई सारी नीतियों को भी बदल देता है, संबंधों को भी बदल देता है, लेकिन अब इजरायल का जो सत्ता परिवर्तन है वो भारत के लिहाज से उसको किस तरह से हम देखें, कितना मजबूत कहें, कितना भरोसा करें कि वहां अब वापसी चूंकि नेतन्याहू की हो गई, इसलिए हमें ये उम्मीद करने की जरूरत है कि हम और मजबूत स्थिति में पहुंच जाएंगे। देखिए, पहली बात आप भूल गए रविंद्र जी, मैं सामरिक मामलों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं जियोपॉलिटिकल मामलों का विशेषज्ञ हूँ। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि कितना होगा, देखिए इजरायल से हमारे संबंध हमेशा से बहुत मजबूत रहे। दूसरी बात है कि वो उस समय ओपन में नहीं थे, क्योंकि हमें मुस्लिम वर्ल्ड का, पैलेस्टीनियन का, उनका भी ख्याल रखना था, क्योंकि हम लोग पैलेस्टीनियन के बारे में भी हमेशा हर एक प्लेटफॉर्म पे बोलते रहे हैं। लेकिन अब ये दुनिया बदल गई है। निश्चित रूप से तमाम संबंधों के मजबूत होने के बावजूद जब 2 बड़े नेताओं में आपस में केमिस्ट्री अच्छी होती है तो उसका भी असर पड़ता है, एक एडिशनल मोमेंटम मिलता है उसकी वजह से। जहां तक आप समझते हैं कि कितना होगा, मैं 2-3 बातें और कहना चाहूंगा कि देखिए ये दुनिया भी बदल रही है बहुत हद तक। कि जिस इजरायल के एग्जिस्टेंस से अरब के देश पूरी तरीके से मना कर रहे थे, उसमें से 3-4 अरब के देश जो है अब उनसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस उनके नॉर्मलाइज हो चुके हैं, इंक्लूडिंग यूएई वगैरह हैं। साथ में मैं ये भी कहूंगा कि
हमारा संबंध इजराइल के साथ सिर्फ सामरिक मुद्दों को लेकर नहीं है। जितनी आवश्यकता हमें इजराइल की है, इजराइल को भी आवश्यकता हमारे साथ है। तो अमेरिका के बहुत सारे लॉबीज इजराइल के खिलाफ बात करने लगते हैं, तो भारत ही एकमात्र देश है आज की तारीख में जो उसको समर्थन देता है। जहां तक इनकी बात कह रहे हैं, जो नेतन्याहू साहब की बात कर रहे हैं, देखिए ये छठी बार प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत सारी चीजें इन्हें मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री से बहुत अच्छे संबंध है। लेकिन दो बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात, देखिए जहां तक जरूरत होती है इजराइल के कुछ नीश एरियाज में टेक्नोलॉजी की, इंटेलिजेंस की उनकी बहुत बड़ी एडवांटेज है, उस एडवांटेज का हमें जरूर फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हमें साथ में अपने जो आत्मनिर्भर की बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही, वो हमारा सबसे बड़ा संबल होना चाहिए कि जो हमारी टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस है, डीआरडीओ है या अच्छी यूनिवर्सिटीज है, उसमें रिसर्च R&D को बहुत जोरों से एक इम्पेटस देने की जरूरत है कि उसे हम दें, सिर्फ इजराइल पे हम नहीं निर्भर करें। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जहां तक इसका संबंध है, हमारी मित्रता वेस्ट एशिया के तमाम मुस्लिम देशों के साथ भी है। आप देखिए कि जो मुस्लिम देशों में दो एक घटक निकल रहे हैं, एक जो टर्की है का चाइना के साथ मिलकर, पाकिस्तान के साथ मिलकर, कुछ और देशों के साथ मिलकर कब्जा धड़ा बनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है जो पहली दफे कुछ कंसेशन करने जा रहा है, कुछ लिबरलाइज करने जा रहा है। जब इजराइल जो है इन मुस्लिम देशों के साथ कुछ संबंध बना सकता है, कि उनके पिछले इंटेलिजेंस के चीफ थे योसी कोहन साहब, जो सारे लोगों के साथ मिलकर, मैं ओपन मीडिया के बेसिस पे ये बातें कह रहा हूँ, रिसर्च के बेसिस पे ये बातें कह रहा हूँ, कोई क्लासिफाइड बात नहीं बता रहा हूँ, तो उन्होंने जाके तमाम मुस्लिम देशों के साथ संबंध बनाए। तो ऐसी स्थिति में हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हम इजराइल से मित्रता बहुत मजबूत रखें, साथ में जो हमारी गुडविल है मुस्लिम देशों, लेकिन जितेंद्र जी ये कहा जाता है कि दोस्ती बराबर वालों से करनी चाहिए। मान लीजिए अगर हमारी दोस्ती इजराइल से हो रही है तो इजराइल भी तो यही चाहेगा, तो भारत से वो उसको क्या मजबूती मिल पाएगी? बहुत मजबूती मिल पाती है आपको, ये नहीं है 1 करोड़ का देश है इजराइल, हमारे पास हम 125 करोड़ के देश हैं। हमारे यहाँ हमारी मानसिकता में जिस तरीके से इजराइल के कुछ लोग पूछा करना शुरू करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप देखें कि बहुत साल जब मैं सर्विस में नहीं आया था, तब भी पता चलता था कि इजराइल जो है हमारा सबसे मजबूत और ट्रस्टेड दोस्त है उस रीजन में, किसी भी हद तक हमारे साथ खड़े रहने के लिए वो तैयार मित्र है। तो इजराइल को देखिए, मुस्लिम वर्ल्ड में 85 जब दिक्कतें होती हैं तो भारत की कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसकी मदद मिलते रहती है। ऐसी बात नहीं है कि हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। मार्केट के रूप में भी देखें, हम तो हैं ही मार्केट के रूप में सबसे बड़े मार्केट के अलावा, लेकिन साथ में जो है डिप्लोमेटिक और कई एक इश्यूज में हमारी भी मदद की आवश्यकता इजराइल को पड़ती है। और ये मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जो ये मुस्लिम वर्ल्ड है, उससे हमारा सिर्फ ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप नहीं है। देखिए कि हमारी आजादी हो या कुछ हो तो बुर्ज खलीफा तक भी तिरंगा लहराता है, या तमाम जो है सऊदी अरेबिया हो या कई एक देश वो हमारे साथ कई मुद्दों पे खड़े रहते हैं। तो ये टोटल गठजोड़ का नहीं है कि हम इनके साथ, हम वो उनके साथ हैं। हमारे रिलेशन सबके साथ है, और जहां जिस मुद्दे पे जरूरत पड़ती है तो भारत की जो एक्सेप्टेबिलिटी है, उस एक्सेप्टेबिलिटी को हमें हार्नेस करना है कि जिस मुद्दे पे जहां जरूरत पड़े हम वहां उसके पास जा सके। इससे इजराइल को एकमात्र चीज अगर मुझे पूछा जाए कि क्या कहेंगे, अपनी मित्रता तो बढ़ाएं, लेकिन इनको कहें नेतन्याहू साहब को कि देखिए इजराइल के भीतर जो मुस्लिम लोग हैं उनको भी समान अधिकार मिलना चाहिए। वो जो जियोनिस्ट पार्टी है जो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट करती है, ठीक है, लेकिन जो इजराइल में रहने वाले मुस्लिम पैलेस्टीनियन है उनको इजराइल के संविधान से उनको उनकी श्रद्धा होनी चाहिए, मिलना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और ये जो है फिर अरब इजराइल में डिवाइड नहीं होना चाहिए जहां तक हो सके, क्योंकि ये अरब इजराइल डिवाइड जो होता है तो मुस्लिम देश बहुत ज्यादा है और वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ये अरब वर्ल्ड की लीडरशिप अगर टर्की के पास चली जाती है, ज्यादा रेडिकल ये हो जाते हैं तो नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से भारत की मित्रता से सभी को फायदा होगा, इंडो इजरायली फ्रेंडशिप से। हम सिर्फ हथियार के मामले में नहीं देखें कि कुछ हथियार या इंटेलिजेंस हमें मिल सकता है, इसके बहुत प्रोफाउंड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। रविंद्र जी सुरेश गोयल साहब, आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, क्योंकि एक राजनीतिक के तौर पर आप कैसे देखते हैं और क्या मजबूतियां मिल पाएंगी? देखिए, राजनीतिक तौर पर या सामरिक दृष्टि से जो भी अभी जितेंद्र ओझा जी अपने विचार रखे हैं, उसके बाद मेरे पास ज्यादा बोलने के लिए कुछ रहता नहीं है। बस खाली मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगा, बड़ी छोटी सी। एक तो बात यह है कि नेतन्याहू साहब के पहले ही, जैसा कि ओझा साहब ने बताया, हमारे इजराइल से संबंध रहे हैं। ओपन में थे, कुछ ओपन में नहीं थे। 1991 में न्यूयॉर्क में था जब हमने इजराइल से अपने डिप्लोमेटिक संबंध कायम किए, तो ओपन में आए। एग्रीकल्चर, काफी जगह पे कॉपरेशन है, टेक्नोलॉजी में, स्पेस में, काफी चीज नाम सारे लेना पॉसिबल नहीं होगा। तो कॉपरेशन पहले से रही है।
अब हुआ ये है कि जो ओपन में आने के बाद से जो हमारे संबंध पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं, खुल करके सामने आए हैं। और खाली दोनों देशों के ही नहीं, अगर आप देखेंगे इजराइल के गल्फ में भी सऊदी अरेबिया से संबंध है, यूएई से उनके संबंध बने हैं। ये तो गल्फ में भी जो पहले वाली स्थिति नहीं है कि खाली ये पैलेस्टीनियन का इशू लेकर के उनके संबंधों का मैट्रिक्स बनता था। तो काफी बदलाव आ गया है। और सबको देखते हुए सबसे बड़ी चीज ये है कि इजराइल में प्रधानमंत्री कोई भी हो, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, भारत से संबंध उसके हमेशा अच्छा रहने की उम्मीद है, क्योंकि एक बायलैटरल डिपेंडेंस है, स्ट्रेटेजिक तौर पर भी और इकोनॉमिक तौर पर भी, पॉलिटिकल तौर पर सब तरह से एक डिपेंडेंस है। एक चीज जरूर कहना चाहूंगा भी है, क्योंकि ये जो सरकार बनी है, इस सरकार में एक जो एक्सट्रीम राइट विंग की पार्टी आई है, तो उनका एटीट्यूड थोड़ा सा फर्क हो सकता है। अब हम कितना भी हमारा बैलेंसिंग हो गई हो रिलेशनशिप में, फिर भी जो पैलेस्टाइन की जो सिचुएशन है और जो गल्फ की सिचुएशन है, हम उसको बिल्कुल एकदम दरकिनारे नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये देखना होगा कि ये जो एक्सट्रीम राइट विंग की गवर्नमेंट है, इसका गल्फ के प्रति और पैलेस्टीन के प्रति क्या रुख रहता है और हम उससे कैसे एडजस्ट कर पाते हैं। हमारी तो कोशिश यही रहेगी कि हम उसको एडजस्ट करें, देखें, क्योंकि हमारे जो रिश्ते हैं इजराइल से वो हमारे बायलैटरल हित में है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे भी। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट की जरूरत शायद पड़ जाए, लेकिन ज्यादा फर्क पड़ने की मेरे को उम्मीद नहीं है इस रिश्ते में, क्योंकि जो इस रिश्ते की दरकार है दोनों तरफ से ही बराबर है। अगर देखा जाए मार्केट के हिसाब से, चूंकि मार्केट जो देखता है भारत में इजराइल, वो ये देखता है कि भाई हथियारों का एक बाजार है और बड़ा बाजार है, और एशिया में एंट्री गेट तो भारत है, भारत से होकर ही गुजरना पड़ेगा। ऐसे में एक बहुत अच्छी बात कही जितेंद्र जी ने कि हमें आत्मनिर्भर भी होना है, यानी हमें अपनी चीजों को भी इजाद करना है, हमेशा हमें दूसरे लोगों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। तो क्या हम ऐसी स्थिति में आप पहुंच पाए हैं कि हम ये देखें कि इजराइल में क्या क्या चीजें हो रही, वहां से सीख लेंगे, या हम बाजार के तौर पर ही उसे हमेशा इस्तेमाल में लाएंगे? देखिए, आत्मनिर्भरता कभी ऐसी नहीं होती है कि हम 100% माल जो हमारा काम में आता है वो 100% माल हम भारत में ही बनाएं। लिंकेजेस होते हैं, डिपेंडेंस होती है, स्पेयर पार्ट आते हैं, मेंटेनेंस होती है, कुछ सामान आता है, कुछ सामान जाता है। तो ये आत्मनिर्भरता का मतलब ये बिल्कुल मत निकालिए कि हम इजराइल से हमारे जो ये व्यापारिक रिश्ते हैं या हथियारों के मामले में जो रिश्ते हैं वो कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ऐसा मेरे को होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो दूसरी तरह की चीज है। जो वहां से ले रहे हैं वो डिटेक्शन में डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होंगे। तो कुछ चीजें ऐसी हैं मिलिट्री वेयर में जो कि उनके पास है, वो हमारे पास नहीं है, और हम बनाना शुरू करेंगे भी तब भी डिपेंडेंस तो रहेगी। तो मेरे को उसकी चिंता नहीं है कि हमारी आपस की जो डिपेंडेंस है जो वो खत्म हो जाएगा। इतना जरूर है कि हमारा जो एक बास्केट है उसमें धीरे धीरे चेंज आएगा, कि जो अब ले रहे हैं बदलाव आ जाए। तो ये जरूर हो जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा आत्मनिर्भरता से हट करके मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने जैसे जिक्र किया कि भारत एक बाजार भी है उनके लिए। भारत बाजार हथियारों के अलावा और भी काफी सारी टेक्नोलॉजी है जिसके लिए भारत को इजराइल की दरकार है। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है, ड्रिप टेक्नोलॉजी तो खैर काफी पहले आई थी, लेकिन अभी उनका जो इरिगेशन टेक्नोलॉजी है अभी भी ऐसा है कि उसकी बराबरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती है। और अगर हमको अपने वाटर रिसोर्सेज है, क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज हैं, तो काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें इजराइल और भारत के बीच में काफी गहरा संबंध है। स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं। तो ये संबंध इतनी जल्दी डिपेंडेंस खत्म होने वाली नहीं है। ठीक है। नेतन्याहू की सत्ता में वापसी भारत के लिए उम्मीदों के तौर पर देखी जा रही है, और इन्हीं रिश्तों को देखकर हम चर्चा बढ़ा रहे हैं कि किस तरह की भारत के सामने स्थिति बनेगी जाके। अब हम जितेंद्र जी के पास चलते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि सत्ता बदलते व्यवस्था और नीतियां बदलती हैं। नेपाल में भी सत्ता बदली, इजराइल में भी सत्ता बदली। अब भारत के एक तरफ देखा जाए तो चिंता और चुनौती है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो उम्मीदें और भरोसा है। जितेंद्र जी, दोनों देशों के सत्ता परिवर्तन को अगर हम देखें तो भारत के लिहाज से इसे कैसे देखा जाए? देखिए, मैं इसे उम्मीद शब्द नहीं कहूंगा, एक रीअश्योरेंस होना चाहिए। उम्मीद मैं नहीं कहूंगा। मैं गोयल साहब से बहुत इत्तेफाक रखता हूं कि वहां सरकार कोई भी हो, नेता कोई भी हो, हमारे संबंध ऐसे हैं कि जो चलने हैं।
जहां तक आप बात कह रहे हैं, थोड़ा सा मैं और इसमें जाऊंगा, नेपाल पे आने से पहले थोड़ा जाऊंगा कि जो आत्मनिर्भर की भी बात हम लोगों ने कही। देखिए, इजराइल की कुछ नीश एरिया में बहुत एक्सपर्टीज है, तो उस एक्सपर्टीज में आप रेप्लिकेट करने जाएं तो खर्च बहुत अधिक होगा। उसको रेप्लिकेट करने के बजाय जहां तक संभव है उनके नीश एरिया में मित्रता है, सारी चीजें ठीक है, तो चलते रहना चाहिए। जो मेरी आत्मनिर्भरता की बात थी वो दूसरे लार्जर कॉन्टेक्स्ट में बात थी कि वो हमारे इंटरनल गवर्नेंस से जुड़ा हुआ है, कि जो हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम है, जो डिफेंस रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, जो लार्जर बेस है S&T इनोवेशन का या मैन पावर रिटेंशन का या इंसेंटिव का, वो एक अलग एरिया है। उस एरिया में हमें प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमें किसी देश पे इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करना पड़े। ये एक इंटरिम अरेंजमेंट है, जो भी अरेंजमेंट है कि 1 करोड़ का देश जो है वो कुछ नीश एरिया में देखिए इतना आगे बढ़ गया है कि हम उस पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए, ये सिचुएशन तो लॉन्ग रन में चेंज होने की जरूरत है अगर हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सजग है, जहां तक ये बात करें। दूसरा, आपने कहा कि क्या चिंता की बात होगी नेपाल और इसमें। देखिए, नेपाल एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। नेपाल हमारे बैकयार्ड में है, उस बैकयार्ड में चीन की लगातार जो है इंटरफेरेंस बढ़ते जा रही है। चीन हर तरीके से जो है वहां फुटहोल्ड गेन करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ उसने उसकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की कोशिश की, जो खास करके केपी ओली को जिस तरीके से बरगलाने की कोशिश की गई, जिस तरीके से आप देखें कि नेपाली कांग्रेस जो मेजोरिटी में होने के बावजूद जो है उसको वहां से हटा दिया गया और ये एक अलग अलायंस स्टिच कर दिया गया। तो नेपाल में भी बड़ी फ्रेजाइल सी और अलग सी डेमोक्रेसी है, जिस डेमोक्रेसी में ऑपर्चुनिज्म जो है गवर्नेंस के ऊपर और या यहाँ तक कि अपने नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर भी जा रही है, और वो चीन का एक एश्योरेंस मिल रहा है। तो ये एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। उस मामले में इजराइल बहुत ही सेल्फ डिपेंडेंट देश है, जो तमाम हॉस्टाइल सर्कमस्टेंसेस में रहने के बावजूद अपने इंडिपेंडेंस को वैल्यू करता है। और जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन में इजराइल और भारत का एक साथ रहना बहुत ही स्वाभाविक है, खास करके जब तक पाकिस्तानी मॉन्स्टर है, जब तक के इस्लामिक टेररिज्म या इस्लामिक रेडिकलिज्म और ऑर्गेनाइज क्राइम को इस्लाम के नाम पे एक कुछ देश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तब तक ये रहेगा, तब तक इजराइल और भारत की मित्रता को कोई नहीं रोक सकता है। उसकी डायनेमिक्स ऐसी है। नेपाल हमें चिंता का विषय इस वजह से है कि नेपाल के नेता जो है, न तो उनके अपने देश की सॉवरेंटी से लेना देना है, न उनको अपने देश के वेलबींग से, कुछ सेक्शन में, सारे की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे लेना देना है। अपने ही देश में अपने ही लोगों को वो सेकंड क्लास सिटीजन बना के और उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके रूट भारत से ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो लेकिन जितेंद्र जी, चूंकि कूटनीतिक स्तर पर नेपाल ने एक संकेत दिया, उन्होंने कहा कि अब हम नेपाल का हित देखेंगे। अमेरिका से भी उन्होंने गलवैयां बढ़ाई, चीन से तो थी, चीन ने नाराजगी भी आपको याद होगा जताई थी जब अमेरिका के साथ उन्होंने थोड़ा संबंध सही करने की कोशिश की थी। तो क्या नेपाल कोशिश कर रहा है कि वो अपने एक नए रूप में पेश करे, वो भी सिर्फ अपने बारे में सोचे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, किसी के दबाव में ना आए? जी नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। मैं तो बहुत ज्यादा गहराई से देखने, सोचने, समझने की बात कर रहा हूँ। इसमें नेपाल के लोगों का हित बिल्कुल नहीं है, इसमें वहां के एक छोटे से एलीट का हित है। उस एलीट के जरिए चाइना के मॉडल को देखिए कि चाइना ने क्या किया है कि तमाम देश में बहुत सारे ऑटोक्रेट्स को उसने आर्टिफिशियली प्रॉपअप किया है, और उनको प्रॉपअप करने के लिए उनको तो पर्सनली उसने फंड किया है। उस देश की पूरी टेरिटरी को, उस देश की पूरे रिसोर्सेज को कैप्चर कर लिया है। अगर रिसोर्स रिच कंट्री है तो रिसोर्सेज जो है 100 रुपए के रिसोर्सेज 5 रुपए में वो खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। और नेपाल में उनका एकमात्र मकसद है कि किस तरीके से उसकी टेरिटरी को इस्तेमाल करके भारत के लिए प्रेशर पॉइंट बनाने की कोशिश करें। तो ये जो है टोटल कॉन्टेक्स्ट ही अलग है, और उनका नेपाल के वेलबिंग से नहीं है। देखिए, हम अकेले देश है कि इतने बड़े देश हैं, लेकिन छोटे छोटे बगल में हमारे देश हैं, लेकिन उनकी सीमाओं का हमने हमेशा सम्मान किया है। लेकिन उनसे एकमात्र उम्मीद भारत की रहती है कि देखिए, आप किसी थर्ड कंट्री को स्पेस देने की कोशिश न करें जिसकी वजह से हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो। और इसके मामले में ये केपी ओली खास करके, और बहुत हद तक प्रचंड जो है, प्रचंड का अपना कोई पोजीशन नहीं है, उनकी एकमात्र कमिटमेंट है पॉलिटिकल पावर। तो पावर किसी भी हासिल पे, किसी भी शर्त पे वो लेने की कोशिश करते हैं। और ये बहुत चिंता की बात है कि जिसमें न देश मैटर करता है, खास करके इस पर्टिकुलर इक्वेशन में न पुराने संबंध मैटर करते हैं, न नेपाल की जनता मैटर करती है, न नेपाल का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट मैटर कर रहा है। तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग अलग है। रविंद्र जी जी, सुरेश जी, हमारी विदेश नीति तो वही है जिस पे हम चल रहे हैं। कूटनीति में अक्सर थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं। पहले कुछ रिश्ते ऐसे थे जिन्हें हम सबके सामने लाना ही नहीं चाहते थे, लेकिन अब वर्तमान स्थिति यह है कि चाहे कोई भी रिश्ता हो, अगर हमें मजबूत बनाना है तो हम सामने लाकर बोल रहे हैं कि इनके साथ हमारा रिश्ता बहुत बेहतर है। लेकिन ये चीजें जो है कहीं ना कहीं मजबूती ला रही हैं या चुनौतियां भी ला रही हैं कई तरह की हमारे लिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर तो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से तो हमें सोचना ही पड़ेगा। हम आत्मनिर्भर और इतने मजबूत क्यों नहीं हो पाए जैसे कि इजराइल हो गया? देखिए, ऐसा है कि आपने कहा कि विदेश नीति तो वही है, कूटनीति
बदल जाती है। तो ये मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया कि कूटनीति कहाँ बदली है, विदेशी नीति कहाँ से इजराइल से पहले संबंध कैसे थे हमारे, क्या हम उजागर कर सकते थे? क्या मैं उसी की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये जो संबंध है ये विदेश नीति का हिस्सा है। कूटनीति ये है कि हम उन संबंधों को कितनी मजबूती से, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। फर्क खाली ये आया है कि हमारी जो कूटनीति थी पहले, उस कूटनीति और विदेश नीति में थोड़ा फर्क था। आज हमारी कूटनीति भी उतनी ही ट्रांसपेरेंट है जितनी की विदेश नीति है, और विदेश नीति वही है कि हमको जो देशों से हमको कुछ हमारे को मजबूती मिलती है उनसे हम संबंध बढ़ाएंगे। ठीक है, बात वही हो गई ना। आया है कि हमारा हिंदुस्तान भी पहले से काफी मजबूत हो गया है, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी। तो अब बाकी देशों को भी आगे आना पड़ता है हमसे संबंध बनाने के लिए। अभी जितेंद्र जी बात कर रहे थे नेपाल की, मैं नेपाल के बारे में एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि नेपाल में जब से डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, तब से उनका जो तरीका है इंडिया से डील करने का, उसमें काफी बदलाव आया है। और सबसे बड़ा बदलाव ये है कि जो पहले जब किंग वीरेंद्र सिंह और किंग ज्ञानेंद्र सिंह हुआ करते थे, उस टाइम पर फिर भी एक लिहाज हुआ करता था कि हिंदुस्तान से जो रोटी बेटी का रिश्ता है उसको देखते हुए एक हद से आगे नहीं बढ़ते थे। अब जो सरकारें हैं उनके लिए खाली एक इंडिया बैलेंसिंग फैक्टर है, और वो इंडिया चाइना को लगातार बैलेंस करते रहेंगी। अभी चीन में जो सरकार है शी जिनपिंग की, और जो पेंडेमिक का असर वहां पड़ रहा है, जो इकोनॉमी उनकी नीचे जा रही है, उससे आप ये देख रहे हैं कि जो सरकार अब है उनका बात करने का तरीका भी भारत से थोड़ा सा बदलाव आया है। नरमी से बात करते हैं, एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। पहले काला पानी का उन्होंने अपना नक्शा ही बदल दिया था, अब कम से कम ठीक से बात कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हमको भी इस टाइम को देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि जहां बदलाव आया है एडजस्ट करें, जहां बदलाव नहीं आया है उनको बता दें कि कहाँ हमारी रेड लाइन से उनसे आगे नहीं निकलना सही रहेगा। और सबसे आगे बात ये, कुछ भी हो जाए, नेपाल की डिपेंडेंस इंडिया के ऊपर इतनी ज्यादा है कि बेशक बात कर ले, बड़बोले बन जाए, लेकिन वो भी एक हद से आगे नहीं जाएंगे। ये हम सबको मालूम है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का अब जो स्ट्रेटेजिक अलायंसेस बन रही हैं, कोएलिशंस बन रहे हैं, अब ये ITU की बात करी है आपने, इससे पहले इंडो पैसिफिक है, तो अब इंडिया भी एक स्ट्रेटेजिक तौर पर देख रहा है कि उसकी जो एक सामरिक शक्ति है किस तरह से बढ़ सकती है। और हमारा जो मेन मुद्दा है, मैं कहूँगा आखिरी बात, हमारा मेन मुद्दा अपनी नेबरहुड को देखते हुए चाइना है, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान से चलता रहेगा, लेकिन पाकिस्तान तो खैर अलग चीज हो गया है। पाकिस्तान की तो हम आज बात भी नहीं करते हैं। और पहले ही जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हमारा जो सामने खड़ा है वो चाइना है, उससे हमारा कंपटीशन। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। लेकिन हम तो जो जितेंद्र जी ने बात कही आत्मनिर्भर की, तो हम ये जानना चाहते हैं कि इजराइल मजबूत हो गया, हम कहाँ कमी रह गई हमारे अंदर, संक्षेप में जानना चाहेंगे। आप आत्मनिर्भरता को इस तरह से मत देखिए कि सारी चीजें हम ही बनाएंगे, ऐसा नहीं होता है कभी भी। नहीं, हमने ये नहीं कहा। जरूर होता है कि हमारी लिंकेज, हमारी ट्रेड लिंकेज ऐसी रहे कि हमको कोई अगर हमें चाहिए कोई सामान, तो उसकी अवेलेबिलिटी बिना किसी नुकसान के। ठीक है जितेंद्र जी, संक्षेप में हम ये समझना चाहेंगे, हम कहाँ पीछे रह गए और क्या कमियां थी जो अब हम पूरी कर रहे हैं, संक्षेप में चाहेंगे आपसे। मैं तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप कह रहे हैं कहाँ कमियां रह गई और कहाँ पीछे रह गए। आज ये देखिए 1947 में। नहीं, जितेंद्र जी से सवाल है, जितेंद्र जी से सवाल है जी। अच्छा, ठीक है। देखिए, एक पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी के लिए अपने आप संक्षेप में जवाब चाहेंगे। हाँ, मैं कहता हूँ कि हम एक पोस्ट कॉलोनियल डेमोक्रेसी थे जो सदियों के सब्जुगेशन के बाद निकले। तो कुछ हम में कमी थी कि हम सब्जुगेट हुए, और उसके बाद टोटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना इतना संभव नहीं होता है। तो इस वजह से हमें इसमें समय लगा। लीडरशिप अब देखिए कि कितने हमारे वैज्ञानिकों की सस्पिशियस तरीके से हत्या हो गई, कितने तरीके के कोविड वॉर हमारे पास होते रहे। इन तमाम चीजों को बढ़ के हम आगे आए हैं। एक बात मैं आखिर में कहूंगा रविंद्र जी, कि हालात सेम नहीं रहते, पॉलिसी सेम ब्रॉड रहे भी तो दुनिया बदलते रहती है। और आज की दुनिया में अगर हम मजबूत हुए हैं तो स्थितियां में एक और भी वास्तविकता है कि चाइना हमसे 6 गुना 7 गुना अधिक हो गया है। तो ये एक चिंता की बात है कि हमारे पास वो इनिशिएटिव, वो विजन, वो कैपेसिटी नहीं रही आई जिसमें हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सके, कि टोटल स्ट्रेंथ हमारे एक देश के रूप में उसे ऑप्टिमाइज कर सके। तो इसमें जो है बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें नए आइडियाज, नए इनिशिएटिव और नए विचारों, नए एक्शंस की जरूरत है।
रविंद्र जी, सिर्फ विचारों से काम नहीं होगा। ठीक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीदों के दरवाजे दोनों देशों के लिए खुले हैं, इजराइल के लिए भी और भारत के लिए। अब देखना यह है कि आने वाले समय में और कितना हम मजबूत हो पाते हैं, लेकिन आत्मनिर्भर भारत वास्तविक रूप से अब इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है और हम तेजी से इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे और इसीलिए हम लगातार दुनिया में एक अलग मोर्चे पर देखे जा रहे हैं और मजबूत स्थिति में देखे जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।